नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। देखिए, आज के जो प्रश्न यहाँ पे चलेंगे गणित पेडागोजी पे चलेंगे। आप लोग कह रहे थे कि गणित पेडागोजी की भी प्रश्न चला दीजिए, तो आज की यहाँ पे जो क्लास चल रही है गणित पेडागोजी की चल रही है, और हो सकता है कल आप लोगों को न्यूमेरिकल के प्रश्न भी चलेंगे। लेकिन उससे पहले गणित के 15 जो पेडागोजी प्रश्न होते हैं उसको सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि गणित के 15 जो पेडागोजी आते हैं वहाँ से आप लोगों का गेम चेंजिंग प्रश्न बनता है सीटेट में। क्योंकि आपको जिनको भी न्यूमेरिकल प्रश्न नहीं आता है तो क्या कर सकते हैं, अच्छे से अच्छे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं गणित के पेडागोजी से, और वहाँ से अपना नंबर कवर कर सकते हैं। तो बता दें कि जो लोग नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो शेयर करना ना भूलें, जल्दी से शेयर भी कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें। और लाइक तो कर ही देते हैं, एक बार फिर से लाइक कर दीजिए सभी लोग। जितने लोग नए हैं, अभी तक लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। देखिए, गणित में क्या होता है, आप लोग जितना पढ़ाया जा रहा है बस उतना ही कॉन्सेप्ट बनाकर एकदम पढ़ लीजिए। ठीक है, क्या है कि जितना अभ्यास करेंगे आप लोग उतने ही अच्छे से नंबर ला सकते हैं। तो आपका स्कोर जो होना चाहिए 120+ होना चाहिए सीटेट में, क्योंकि कितना भी अगर कम आएगा तो 100 के ऊपर ही आप लोग अपना कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे पहला प्रश्न क्या कर रहा है। जी, पहला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं क्या कर रहा है। देखिए, पहला प्रश्न ये करा है कि गणित का ज्ञान प्राप्त करना, यहाँ पे करा है करने वाला व्यक्ति के लिए भावनाओं के प्रवाह में आकर नियम विरुद्ध कार्य करना, यानी नियम के विरुद्ध, याद रखिएगा, नियम के विरुद्ध कार्य करना अनुकूल नहीं होता है। देखिए, गणित जो विषय है वो आपके नियम पर आधारित चलता है, सूत्र पे आधारित होकर चलता है। ठीक है, आगमन विधि पर आधारित होकर चलता है, निगमन, इन दोनों पे होकर चलता है। तो यहाँ पे करा है कि यह कथन यहाँ पे गणित के किस मूल्य को संबंधित करता है, यानी संबंधित है, यानी किससे। अगर नियम से चल रहा है तो अनुशासन में होगा। तो यहाँ पे देखिए बौद्धिक तो हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे तार्किक चिंतन पूछा नहीं है। यहाँ पे पूछा है कि उसकी भावनाओं को पूछा है, तो भावनाएं जो आपकी होंगी आपके कार्य के अनुसार नहीं चलेगा, आपको जो सिखा रहा है उसके अनुसार चलेगा। तो बौद्धिक तो हो नहीं सकता, सांस्कृतिक भी नहीं हो सकता, सामाजिक भी नहीं हो सकता। यहाँ पे अनुशासन संबंधित मूल्य होगा। राइट आंसर यहाँ पे जाएगा, किसके साथ जाएगा, चौथे के साथ जाएगा। राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पे चौथा, पहला यहाँ पे नहीं होगा, बौद्धिक मूल्य नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा है अनुकूलन और नहीं होता है, नहीं होता है। लेकिन यह गणित के किस मूल्य से संबंधित होता है, तो अनुशासन से संबंधित होता है, क्योंकि यहाँ पे भावनाएं पूछा है, आपके बौद्धिक तर्क शक्ति नहीं पूछा है। अगर तर्क शक्ति विचार करने पे पूछता तो यहाँ पे बौद्धिक मूल्यों पे जाता, लेकिन यहाँ पे जाएगा किसके साथ जाएगा, अनुशासन संबंधित मूल्य पे। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे दूसरे प्रश्न पे, देखते हैं दूसरा क्या कर रहा है। दूसरा भी प्रश्न बहुत ही अच्छा है, कह रहा है कि प्रयोगशाला विधि निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित। देखिए क्या कहा है, प्रयोगशाला, यहाँ पे क्या कहा है, प्रयोगशाला विधि की बात किया है। करके सीखने पे, देखकर और सुनकर सीखना, यहाँ पे करा समझकर और यहाँ पे सुनकर सीखना। तीसरा करा है कि देखकर लिखना सीखना। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से कमेंट करिए इसका। तो जी जल्दी से यहाँ पे कमेंट करिए। आप लोगों को पता है कि देखिए प्रयोग जो होता है, आप जब तक कार्य नहीं करेंगे, जब तक उस पर विधि विधान के अनुसार नहीं चलेंगे, सूत्र के अनुसार नहीं चलेंगे, यानी आपको खुद करना पड़ेगा। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, पहले के साथ जाएगा, करके सीखना। सबसे उचित तरीका है करके सीखना। जितना करके सीखेंगे, जितना बालक करके सीखेगा उतना उसके लिए उपयोगी होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, यहाँ पे करके सीखने से। तो राइट आंसर पहला होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे तीसरे प्रश्न पे, देखते हैं तीसरा हमारा यहाँ पे क्या करा है। देखिए तीसरा प्रश्न भी बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे तीसरा प्रश्न ये करा है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर क्रियात्मक पक्ष से संबंधित है, संबंधित नहीं है। यहाँ पे देखिए नहीं की बात किया, याद रखिएगा, किससे, यहाँ पे कहा है कि पक्ष से, किसके, स्वर क्रियात्मक। तो पहला करा है उत्तेजना, दूसरा करा है आदत या कौशल, तीसरा करा है ज्ञान, चौथा करा है कि समायोजन। तो राइट आंसर यहाँ पे तीसरे का क्या जाएगा, जल्दी से यहाँ पे करिए। जी राइट आंसर, देखिए जब आप क्रियात्मक पक्ष से संबंधित पूछा है तो क्रियात्मक यहाँ पे जो जाएगा करके, उत्तेजना रहेगी तभी करेंगे, कौशल रहेगा, आदत रहेगा तभी करेंगे, समायोजन किसमें आप ढालना प्रयास करें, लेकिन ज्ञान जो होगा यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे क्रियात्मक, स्वर क्रियात्मक, यानी बोलने में, आप बोलने में क्या किसी का सोच विचार के बोलेंगे क्या, तुरंत किसी से बोलेंगे तो तुरंत ही आप अपने भाव के अनुसार बोल देंगे। यहाँ पे ज्ञान के अनुसार नहीं, ज्ञान के अनुसार जो होता है आप अच्छे, यानी उचित समय पे उचित व्यक्ति के लिए उचित शब्द का प्रयोग करना जल्दी कठिन होता है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे चौथे प्रश्न पे, देखते हैं चौथा क्या करा। जी हाँ, इसका तीसरा ही होगा, याद रखिएगा, उत्तेजना, और यहाँ पे आदत कौशल नहीं होगा, ना ही समायोजन होगा। इसका राइट आंसर जाएगा तीसरे के साथ ही जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे चौथे प्रश्न पे, देखते हैं चौथा क्या कर रहा है। चौथा भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे कह रहा है कि एक शिक्षक अपनी कक्षा के छात्रों को शैक्षिक भ्रमण हेतु यहाँ पे शॉपिंग मॉल में ले जाता है, उसकी इस क्रिया का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा है, पहला जोड़ घटाना व गुणा के यहाँ पे प्रत्ययों को स्पष्ट करना, दूसरा करा है कि छात्रों को विभिन्न वस्तुओं के मूल्य से परिचित कराने, यहाँ पे तीसरा करा है कि बाजार में सैर कराना, चौथा करा है कि गणित को व्यवहारिक जीवन से जोड़कर गणितीय संक्रियाओं को समझाना। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से यहाँ पे कमेंट करिए इसका। तो
यहाँ पे देखिए जोड़ घटाना गुणा भाग प्रत्ययों को स्पष्ट करना, इसे तो बालक को विद्यालय में भी कर सकता है। अनेक शिक्षण विधियों के द्वारा देखिए किस तरीके से पढ़ा सकता है। 2 तिल्लियां ले सकता है माचिस का, फिर इसके बाद 2 और ले सकता है, कहेगा इसे जोड़िए कितना हुआ, कहेगा 4 होगा, बालक 4 तिल्लियां कर देगा। अगर वही अगर कहेगा घटाना या कह देगा 3 में से, बालक को कहेगा 3 सेव है, ठीक है, 3 सेव में से 2 घटा दीजिए, 2 सेव हमने खा लिया तो बचा कितना, तो कहेगा 1। यानी ये क्रियाकलाप तो आप विद्यालय में भी कर सकते हैं, तो ये तो गलत हो गया। करा छात्रों को यहाँ पे करा विभिन्न वस्तुओं के मूल्यों से परिचित कराना। देखिए मूल्यों के परिचित कराना नहीं होता है, ये गलत होगा, ठीक है। यहाँ पे बाजार में सैर कराना भी नहीं होगा। उसके व्यवहारिक जीवन से जोड़कर गणितीय संक्रियाओं को समझाना। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा, चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 5वें प्रश्न पे। देखिए कल की क्लास जो 7 बजे की थी वो क्रैश हो गई थी, इसीलिए वो वीडियो वहां से हट गया था, ठीक है, हमने नहीं बंद किया था, वो बंद हो गया था, मतलब नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी, इसीलिए क्रैश हो गया था बीच में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा क्या करा है, पांचवा ये करा है कि पाठ्यक्रम निर्माण की सर्वोत्तम उपयुक्त विधि है। क्या करा है हमारा यहाँ पे, प्रकरण विधि। दूसरा करा है चक्र, यहाँ पे करा चक्राकार या कुंतल विधि। और यहाँ पे तीसरा करा है कि ए और यहाँ पे बी और सी दोनों, और यहाँ करा है कि इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट करिए। तो इसका 5वें का राइट आंसर क्या जाएगा, यहाँ पे करा है कि पाठ्यक्रम का निर्माण करने में सर्वोत्तम विधि है। तो यहाँ पे करा है प्रकरण विधि, यानी प्रकरण को आप विधि के द्वारा कैसे जोड़ सकते हैं पाठ में, ये तो नहीं होगा इसका। अगर ये नहीं होगा तो तीसरा भी हमारा कट गया, तो अब बचेगा कौन, चौथा। यहाँ पे करा कि चक्राकार वो कुंतल विधि, ठीक है। राइट आंसर किसके साथ जाएगा, यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, ठीक है। ए और यहाँ पे बी और सी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या कहा है, एक बार इसे देख लीजिए क्यों नहीं होगा यहाँ पे दूसरा। यहाँ पे देखिए अगर ए होता तो इसको मान सकते थे, लेकिन यहाँ पे बी और सी दिया है, ठीक है। तो बी तो यही है, लेकिन सी में तो दोनों दे दिया है, तो ये तो हो नहीं सकता। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 6ठे प्रश्न पे देखते हैं। छठा क्या करा है, छठा भी बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे देखिए छठा ये करा है हमारा कि पाठ्यक्रम निर्माण में अधिगम अनुभवों का चयन करते समय निम्नलिखित में से किस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए क्या करा है, पहला कि अधिगम अनुभव व्यवहारिक होने चाहिए। दूसरा करा कि वे उपयुक्त तथा प्रभावी होने चाहिए। और यहाँ पे तीसरा हमारा करा कि वे विषय वस्तु क्षेत्र के लिए उपयुक्त होने चाहिए। और यहाँ पे चौथा करा है कि उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से यहाँ कमेंट करिए जी। छठे का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिए। और जो लोग नए हैं अभी तक यहाँ पे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के साथ साथ लाइक भी कर दीजिए, जल्दी से लाइक कर दीजिए सभी लोग। और यहाँ पे देखिए इसका क्या कहा है, यहाँ पे प्रक्रम के निर्माण, यानी जो प्रकरण है उसका निर्माण करते समय अधिगम जो अनुभव, जो आपका अनुभव पिछले का है, पूर्व ज्ञान का है, ठीक है, उसका चयन करते समय निम्नलिखित में से किस बात पर ध्यान देंगे। करा कि अधिगम अनुभव यहाँ पे व्यवहारिक होने चाहिए। दूसरा करा है हमारा कि वे उपयुक्त तथा प्रभावी होने चाहिए। और यहाँ पे तीसरा करा है कि वे विषय वस्तु क्षेत्र या उपयुक्त होने चाहिए। यहाँ पे देखिए क्या कहा है कि क्षेत्र के लिए होना चाहिए, क्षेत्र के लिए नहीं, बालकों के लिए होना चाहिए। तो ये तो तीसरा हमारा कट गया। तो अगर हमारा तीसरा कटा तो चौथा भी कट गया, बचा कौन हमारा यहाँ पे, पहला दूसरा। तो यहाँ पे देखिए क्या कहा है कि अधिगम अनुभव व्यवहारिक होने चाहिए। और यहाँ पे कहा है कि उपयुक्त तथा प्रभावी होने चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे व्यवहारिक हो रहा है, ठीक है, अधिगम व्यवहारिक होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे प्रभावी तो होने भी चाहिए, उपयुक्त तथा प्रभावी होने चाहिए, मतलब बालकों के लिए अच्छे होने चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पे पहले पे ना जाकर दूसरे के साथ जाएगा। क्यों दूसरे के साथ जाएगा, यहाँ पे देखिए क्या कहा है, पाठ्यक्रम निर्माण के लिए अधिगम अनुभवों का चयन करना है, न कि आपके अधिगम अनुभव को व्यवहारित करना है। यहाँ पे चयन करना है तो उपयुक्त प्रभावी होने चाहिए, जिसका भी चयन करेंगे कि बालक उसे सीख सके। तो राइट आंसर यहाँ पे पहले के साथ जाएगा, दूसरे के साथ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे पहला नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 7वें प्रश्न पे। देखिए 7वां प्रश्न क्या कर रहा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है 7वां का, कि एक विद्यार्थी आधा भरे गिलास में पानी की मात्रा को उस गिलास का आयतन बताता है, इसका अर्थ है कि, क्या अर्थ है जरा देख लीजिए। कह रहा है कि उसे आयतन की अवधारणा का पूर्ण ज्ञान है, पूर्ण ज्ञान अगर होता तो बताता कैसे। दूसरा कह रहा है कि उसे आयतन की अवधारणा स्पष्ट नहीं है। और तीसरा कह रहा है वो आयतन की माप आसानी से कर सकता, अगर कर सकता तो बता देता। यहाँ पे चौथा कह रहा है कि वह आयतन की माप नहीं कर सकता। तो ये नहीं होगा, हमारा राइट आंसर जाएगा यहाँ पे किसके साथ जाएगा, उसे आयतन की अवधारणा स्पष्ट नहीं, यानी उसके बारे में उसे पता नहीं है, इसीलिए बता रहा है। तो राइट आंसर क्या जाएगा, यहाँ पे हमारा दूसरे के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा, यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। आपके कमेंट देखते हैं इसके जी। देखिए इसका राइट आंसर जाएगा दूसरे के साथ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 8वें प्रश्न पे, देखते हैं 8वां यहाँ पे क्या करा है। देखिए 8 का प्रश्न हमारा यहाँ पे ये करा है कि सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है, सर्वाधिक यहाँ पे प्रभावशाली शिक्षण है। क्या करा है, अपेक्षित। दूसरा करा है कि प्रत्यक्ष अनुभव। तीसरा करा है कि यहाँ पे प्रक्षेपित। तीसरा करा है कि केवल। यहाँ पे करा है शब्द उच्चारण। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा है, केवल शब्द लिया दिया है, तो इसे काट दीजिए। बचा हमारा क्या, 3 बचा है, पहला बचा, दूसरा, तीसरा। देखिए सर्वाधिक प्रभावशाली क्या होगी, जिसमें बालक देखेगा,
देख के अनुभव प्राप्त करेगा, उसका ज्ञान अस्थायी होगा। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा यहाँ पे? दूसरे के साथ जाएगा। ठीक है, राइट आंसर हम होगा हमारे यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 9वें प्रश्न पे देखते हैं। 9वां हमारे यहाँ पे क्या करा, देखिए 9वां भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 9वां ये करा कि गणित की पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु का यहाँ पे संगठन होना चाहिए। यहाँ पे क्या कहा है, देखिए यहाँ पे पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु का संगठन यानी जोड़ना होना चाहिए। कैसा? यहाँ पे कह रहा है कि छात्रों के अनुसार, अध्यापक के अनुसार, पाठ्यक्रम के अनुसार, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर यहाँ पे 9वें का क्या जाएगा, जल्दी से बताइए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे छात्रों, यहाँ पे अध्यापक के अनुसार तो नहीं होगा, तो चौथा हमारा कट गया। अब बचा क्या हमारा यहाँ पे, क्या बचा? पहला और यहाँ पे तीसरा बचा। तो पहले और तीसरे में से कौन सा राइट जाएगा? देखिए छात्रों के अनुसार यहाँ पे क्या कहा है, गणित का पाठ्य पुस्तक विषय वस्तु संगठन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? पाठ्यक्रम के अनुसार होना चाहिए। जैसी पाठ्यक्रम या जैसी शिक्षण विधियां हो वैसी होनी चाहिए। यहाँ पे पाठ्यक्रम का मतलब समझ रहे हैं आप क्या है? यहाँ पे शिक्षण विधियों से, किससे? शिक्षण विधियों से, विधियों से यहाँ पे। तो अब बालक तो कट गया, बालक के अनुसार तो हो नहीं सकता। शिक्षण विधियां बालक के अनुसार होनी चाहिए, पाठ्यक्रम के अनुसार होनी चाहिए। यानी जो आप पढ़ाने का आपका क्रम है वो बालक के अनुसार होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे संगठन करना चाहिए, किस जोड़ना चाहिए? कैसा होना चाहिए? शिक्षण विधियों के पाठ्यक्रम के अनुसार होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे पाठ्यक्रम का मतलब हो गया शिक्षण विधियों से। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा किसके साथ जाएगा? तीसरे। यहाँ पे देखिए ऐसे ही प्रश्न फंसा देता है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा तीसरे के साथ जाएगा। यहाँ पे छात्रों के अनुसार नहीं होना चाहिए। देखिए कोई भी पुस्तक जो होती है वो छात्रों के अनुसार नहीं, रुचि के अनुसार, उनके छात्रों की रुचि के अनुसार होती है। ठीक है, पाठ्यक्रम जो होता है शिक्षण विधियों के अनुसार होता है। ठीक है, शिक्षण विधियों के अनुसार पाठ्यक्रम होता है। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तीसरे के साथ जाएगा। अब 10वें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। 10वां देखते हैं कितने लोगों का सही होता है। देखिए असमंजस नहीं होना चाहिए किसी भी प्रश्न पे। ठीक है, कह रहा है कि मूल्यांकन प्रविधियों का चयन करना मूल्यांकन प्रक्रिया का कौन सा सोपान है? तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, पहला हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से बताइए। यहाँ पे मूल्यांकन या मूल्यांकन प्रविधियों का चयन करना मूल्यांकन के कौन से सोपान के अंतर्गत आता है? जी राइट आंसर जाएगा तीसरे के साथ जाएगा। राइट आंसर कौन सा होगा? तीसरा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 11वें प्रश्न पे। देखते हैं 11 का क्या करा है। 11 का हमारा ये करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा साक्षात्कार का प्रकार नहीं है? यानी साक्षात्कार यानी जो प्रश्न पूछते हैं बालक से मौखिक ज्ञान का प्रत्यक्ष रूप से पूछते हैं, मतलब प्रत्यक्ष रूप का मतलब ही हो गया साक्षात यानी आमने सामने। ठीक है, तो कौन सा नहीं है? पहला करा है कि अनुसंधान साक्षात्कार, यहाँ पे दूसरा करा व्यक्तिगत साक्षात्कार, तीसरा करा सर्वेक्षण, चौथा करा कि स्वयं साक्षात्कार। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा? जी राइट आंसर यहाँ पे देखिए सर्वेक्षण जो होगा आप खुद से करेंगे। ठीक है, सर्वेक्षण जो होगा आप खुद से करेंगे। निरीक्षण में से देखना होता है, सर्वेक्षण में से होता है बाद में देखना। ठीक है, बाद से करना। तो यहाँ पे अनुसंधान में जब बालक उपस्थित होंगे तो किसी भी कार्य प्रयोगों को करेंगे तो वो उसके अनुसार ही जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे व्यक्तिगत साक्षात्कार एक दूसरे से, यानी देखिए मतलब हो सकता है ना कि देखिए अनुसंधान में आप सभी को ले सकते हैं, एक साथ ले सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत में ही प्रैक्टिकल जो होता है आपका व्यक्तिगत रूप पे होता है, यानी एक एक करके सबसे पूछा जाता है। तो यहाँ पे पहला दूसरा तो हो गया, बचा कौन हमारे यहाँ पे? तीसरा। तो तीसरा राइट आंसर जाएगा। स्वयं साक्षात्कार कभी कोई अपना कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। यहाँ पे देखिए ये कहा है कि स्वयं साक्षात्कार मतलब अपने से ही अपना इंटरव्यू कर लेना, अपने से ही प्रश्न पूछ के अपने ही उत्तर दे देना। ये हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो राइट आंसर क्या जाएगा यहाँ पे हमारा? यहाँ पे जाएगा किसके साथ जाएगा? यहाँ पे सर्वेक्षण के साथ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न पे। देखिए 12 का क्या कर, इस पे देखिए डाउट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये समझाने का एक तरीका था, ये समझाने का ये तरीका था हमारा यहाँ पे कि यहाँ पे साक्षात्कार, यहाँ पे स्वयं साक्षात्कार मतलब क्या है कि दो लोग भी हो सकते हैं, खुद से हो सकता है लेकिन खुद से प्रश्न नहीं होता, व्यक्तिगत भी हो सकता है, अनुसंधान में भी हो सकता है, लेकिन सर्वेक्षण में नहीं हो सकता। साक्षात्कार का प्रकार नहीं है तो ये सर्वेक्षण आपका नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 12 प्रश्न पे देखते हैं 12 का क्या करा है। देखिए 12 का ये करा है हमारा कि उपलब्धि परीक्षण व नैदानिक परीक्षण में अंतर होता है। क्या होता है? यहाँ पे पहला करा है उद्देश्यों का, कठिनाई स्तर का, प्रक्रिया का, इनमें से कोई नहीं। तो 12 का राइट आंसर क्या जाएगा? जल्दी से बताइए। जी यहाँ पे राइट आंसर जाएगा उद्देश्यों का होता है। किसका होता है? उद्देश्यों का होता है। एकदम करेक्ट आपका आंसर जा रहा है, एकदम करेक्ट जा रहा है। यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। ठीक है, उद्देश्यों का होता है। आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न पे। 13 का प्रश्न देखते हैं क्या करा है हमारा। 13 का भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य नहीं है? नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य नहीं है। पहला करा है पिछड़े बालकों की पहचान करना, गणित विषय की अध्यापन प्रक्रिया में सुधार करना, तीसरा करा है कि गणित संबंधित विशिष्टताओं व समस्याओं का पता लगाना, और यहाँ पे चौथा करा है कि शिक्षक की कार्यकुशलता का पता लगाना। तो 13 का क्या जाएगा? यहाँ पे नहीं की बात क्या याद रखिएगा, तो बालकों की देखिए बालकों की यहाँ पे पिछड़े बालकों की पहचान करना आप नैदानिक के द्वारा कर सकते हैं, यानी परीक्षण के द्वारा कर सकते हैं कि कौन से बालक की क्या कठिनाई है, क्या उसका उपचारात्मक कार्य होना चाहिए। यहाँ पे अध्ययन अध्यापन सुधार करना ये भी हो सकता है। करा कि गणित संबंधित विशिष्टताओं समस्याओं का पता लगाना कि कौन सी कमजोरी है बालकों में, ये भी सही है, पहला भी सही है, तीसरा भी सही है। तो बचा हमारा कौन सा? चौथा।
यहाँ पे शिक्षक की कार्यकुशलता का पता लगाना, कार्यकुशलता का नहीं होगा, राइट आंसर जाएगा यहाँ पे किसके साथ जाएगा, यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। नैदानिक परीक्षण पूछा है, ठीक है। अब चौथे प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 14वें प्रश्न पे। 14 का हमारा यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, 14 का ये कर रहा है राष्ट्र का निर्माता किसे कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे किसे कहा जाता है, राष्ट्र का निर्माता किसे कहा जाता है। पहला करा विद्यार्थी को, अध्यापक को, प्रधानाध्यापक को, यहाँ पे सभी को। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से कमेंट करिए इसको। तो राष्ट्र का निर्माता कहा है, ठीक है। राष्ट्र का निर्माता मतलब आपके देश, आप देखिए एक आप बात करते हैं, देखिए बालक हैं, इन्हें भविष्य समझा जाता है, लेकिन इनके भविष्य को संवारता कौन है, शिक्षक। कौन संवारता है, शिक्षक। तो अब बताइए कि यहाँ पे राष्ट्र का निर्माता कौन हुआ, छात्र हुआ या फिर शिक्षक। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा, यहाँ पे अध्यापक के साथ जाएगा, ठीक है, अध्यापक को, क्योंकि यही आपके ज्ञान का निर्माण करता है, आपकी सोच को विकसित करता है, आपको उस ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। यहाँ पे अध्यापक जाएगा, राष्ट्र का निर्माता कौन है, अध्यापक है, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे पहला नहीं होगा, जाएगा किसके साथ जाएगा, दूसरे के साथ जाएगा। प्रश्न ये बहुत ही अच्छा है, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए सर, ठीक है। यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, टैग नहीं चल रहा है, यहाँ पे हैशटैग भी लगा लीजिए, ठीक है। ये प्रश्न हैशटैग लगा लीजिए। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 15वें प्रश्न पे। 15 का देखते हैं क्या करा है जी। 15 का देखिए क्या करा है यहाँ पे कि भारत में यहाँ पे प्रथम रेल किन स्थानों के मध्य चली थी। ये देखिए लास्ट प्रश्न है कि भारत में प्रथम रेल किन स्थानों के मध्य चली थी। पहला करा है मुंबई से नागपुर, दूसरा करा है कि मुंबई से थाने, तीसरा करा है कि दिल्ली से अंबाला, और चौथा करा है कि कोलकाता से हावड़ा। ये प्रश्न आप लोगों के लिए था, तो इसका आंसर आप लोग कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे कि प्रथम रेल स्थान चली थी कहाँ पे, मुंबई से नागपुर, मुंबई से थाने, दिल्ली से अंबा और कोलकाता से हावड़ा। तो इसका राइट आंसर कहाँ देंगे आप लोग, कमेंट में देंगे, ठीक है, कमेंट में देंगे। और जो भी कठिनाई होगी कमेंट में उसका कर दीजिएगा, उसे देखकर कल निवारण कर दिया जाएगा। लेकिन याद रखिएगा जितना भी प्रश्न बताया गया है एकदम वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, ठीक है। तो जो लोग नए हैं अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करिए, परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि लाइव आने पर आप लोग पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो शेयर भी कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुप में, जल्दी से शेयर कर दीजिए, सभी लोग शेयर कर दीजिए, लाइक तो कर ही देते हैं, एक बार जल्दी से लाइक भी कर दीजिए। तो आज के प्रश्न आप लोगों को कैसे लगे एक बार कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट में अपना राय, सुझाव और मत जरूर दीजिएगा। तो वह बता दीजिएगा कि भारत में सर्वप्रथम पहली रेल कहाँ चली थी, तो उसका उत्तर दे दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो आज के प्रश्न कैसे लगे एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। और 9 बजे आप लोगों की CDP के सबसे महत्वपूर्ण 25 प्रश्न चलेंगे, कितने चलेंगे, 25 प्रश्न चलेंगे। तो वहाँ पे सभी लोग अपनी उपस्थितता बढ़ाए रखिएगा, ठीक है। हो सकता है आप लोगों को कल शिक्षण विधियों से जितने भी शिक्षण विधियां हैं उसे दे दिया जाएगा, ठीक है, ताकि आप लोगों का एक भी प्रश्न छूटने न पाए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।